हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे ने अब तक विभिन्न एग्ज़ाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, ऐसे एग्ज़ाम में पूछ रखे हैं। और आगे भी ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 60 से 70% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जो आए हुए होते हैं वही रिपीट होते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बता दें कि जो छात्र एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन इस प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब, आप बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 124 के 1 के अकॉर्डिंग भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और आर्टिकल 124 के 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। वहीं आर्टिकल 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तंभ है। इसमें 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहली, न्यायपालिका को सरकार के अन्य विभागों के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। दूसरी है, न्यायपालिका के निर्णय व आदेश कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। तीसरी है, न्यायाधीशों को भय या पक्षपात के बिना न्याय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। संविधान के आर्टिकल 241 के तहत संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वर्तमान में दिल्ली के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का भी अपना उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय जो 1862 में गठित हुआ था, जबकि आंध्र प्रदेश का ये नवीनतम है, 2019 में गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत, माफ कीजिए, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ये भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। बाकी राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, कानून बनाने का कार्य करना, सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित और सूचित करना, ये सभी भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन करते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, न कि संसद के अधिकार क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? बताइए वो कौन से हैं 3 शहर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में किया गया था, जबकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास न्यायालयों की स्थापना हुई थी। आई रिपीट, भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ था और उसी समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? बताइए। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो सही जवाब हो जाएगा इसका आर्टिकल 143। 143 संविधान का ये अनुच्छेद 143 भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति होती है। वहीं आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति होती है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? बताइए क्या है इसमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 ईयर्स। ये है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 ईयर्स है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महासचिव। महासचिव उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष होता है। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय संसद भवन से संचालित किया गया था या किया जाता था। वर्तमान भवन तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1937 में की गई। भारत के संघीय न्यायालय के रूप में 28 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई। अगला है कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइए। नवीन उच्च न्यायालय इनमें से कौन सा है? ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन 2। ठीक है, अमरावती। इसका क्या जवाब दिया था? उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महासचिव। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है।
579 महासचिव, ठीक है। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे थे, अब कौन सा आएगा, सॉरी 590 डिस्कस हम कर चुके हैं, ठीक है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय अमरावती में बनाया गया था, जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। 2 जून 2014 को राज्य के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हैदराबाद में साझा उच्च न्यायालय था। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ये है 590। तो इससे पहले कौन सा था, 589, 589, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2021 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 525। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के साथ मिलकर भारत की न्यायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में उल्लिखित है। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्रथम उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक पेज छूट गया है, कुछ क्वेश्चंस जैसे आई थिंक 580 से लेकर के 589 तक ये क्वेश्चंस छूट गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। ठीक है, ये 46वें मुख्यमंत्री थे। उस जब एग्जाम हुआ था उस समय के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन फिलहाल नहीं है ये। 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। 47वें शरद अरविंद बोबड़े एवं वर्तमान में एन.वी. रमन्ना। ठीक है, अभी वर्तमान में एन.वी. रमन्ना नहीं है, अभी संजीव खन्ना है। ठीक है, भारत के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत में एच.जे. कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 हो सकती है। इनमें से कौन वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रंजन गोगोई। अगला है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर
भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके भी न रहने पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। सन 1969 में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इनके त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी होने के कारण विषम परिस्थिति पैदा हो गई, जिससे निपटने के लिए संसद ने यह नियम सुझाया था। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसकी खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, अधिकार क्षेत्र तथा प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 124 से 147। भारतीय संविधान के भाग 5 में 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, अधिकार क्षेत्र, प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या भेद नहीं करती है, तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कुल मिलाकर के कितने हैं? 34। ठीक है, 14। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ निम्न में से क्या नहीं कर सकते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना। बाकी ये सभी कर सकते हैं। अशांति या दंगों की स्थिति में पुलिस को बुलाना, ट्रैफिक को बाधित कर वोट प्राप्त करना, मतदाता चिन्हों का प्रदर्शन। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार 1951 की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के 3 के तहत कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ जाति, धर्म, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट की अपील नहीं कर सकता। संवैधानिक पीठ का गठन 5 न्यायाधीशों से मिलकर होती है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डैश वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष तक का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि का कार्य अनुभव होना चाहिए। आर्टिकल 124 के 3 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए, या वह किसी भी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता होना चाहिए एवं वहां उसे वकालत करने का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये उस समय के हिसाब से कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रंजन गोगोई। प्रश्न काल के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो 46वें नंबर के थे, इनका कार्यकाल 3/10/2018 से 17/11/2019 तक रहा। अगला है, कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।
आर्टिकल 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था। कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 28 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है, जो संविधान के 124 से 147 तक वर्णित है। इसमें वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव है। अगला है, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला। ये भारत के वह मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ था। भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, उपराष्ट्रपति 1979 से 1984 के रूप में सेवा करने का गौरव न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला को है। हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी। ये उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश से। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। बताइए, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण है, न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है। तो बताइए, ये दोनों सही हैं या इनमें से कोई गलत है या दोनों गलत हैं? क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। कथन ए सही है, आर गलत है। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, लेकिन न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहाँ भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और डैश अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 30। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जजों की कुल संख्या के संशोधन अधिनियम 2008 के संबंध में भारत के संविधान में परिकल्पना की गई थी, वहां भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट संशोधन
विधेयक 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 25 से 30 कर दी गई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। ये मुख्य न्यायाधीश सहित है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार है, क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण करने का अधिकार सीजेआई के पास होता है। राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक रूप से कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां इसी में निहित होती हैं, लेकिन सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद की सहायता से देश का शासन चलाता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच डैश के जरिए की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायिक समीक्षा। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। संसद और राज्य विधानसभा की विधायी अतिरेक की जांच न्यायिक समीक्षा के जरिए की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक समीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें न्यायपालिका को न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। यह न्यायालयों को अधिकार देता है कि यदि विधानमंडल द्वारा पारित की गई विधियां अथवा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं तो वे उन्हें अवैध घोषित कर सकती हैं। न्यायिक समीक्षा यूएसए से ली गई है। अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस होंगे इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या करता है? संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना आर्टिकल 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियां, कार्य और कार्यकाल, पात्रता आदि का उल्लेख करता है। निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। और निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाता पहचान पत्र जारी करना। अगला है, भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत होता है। इस धारा के अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक किसी भी दल को उसके गठन की तारीख से 30 दिनों तक की अवधि के अंदर निर्वाचन आयोग में आवेदन जमा करना होता है, जिसका निर्धारण आयोग के दिशा निर्देशानुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत मिले अधिकारों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? बताइए इसमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद्र बनाम भारत संघवाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना कब की गई, मतलब किसके अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 324 के तहत। भारतीय संविधान का भाग 15, भाग कौन सा ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल तो पता ही होता है ज़्यादातर, आर्टिकल 324, लेकिन भाग 15 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसका कार्य देश में आम चुनावों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन, विनियमन, राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना अथवा निरस्त करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। प्रारंभ में भारतीय निर्वाचन आयोग केवल एक सदस्यीय निकाय था। अक्टूबर 1993 से, कब से? 1993 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में निर्धारित किए गए के अनुसार कितनी है? तो मैं बता देता हूँ इसकी, क्योंकि यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे हमारे पास में अब कंटेंट रेडी करना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल है नहीं। तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब होता है 21 ईयर्स। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।